Hello everyone. So till in last video we have discussed the six, and now we will discuss the Marathas. Okay, so let's start. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to Mughal rule. तो जो मराठा किंगडम था ये भी जैसे कि हमने सिक्स का पढ़ा था वैसे ही ये भी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जो कि कहाँ से राइज हुआ था, सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूल, मतलब मुगल रूल के अपोजिशन के लिए ही मराठास भी राइज हुआ था। शिवाजी जिनका रूल था 1627 से 1680 carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families देशमुख। तो उन्होंने एक बहुत ही स्टेबल किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। किसके सपोर्ट में? बहुत सारी वेरियर फैमिलीज का सपोर्ट उनको मिला था। उनके सपोर्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छा किंगडम, पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश कर चुका था। अब ये वेरियर फैमिलीज कौन थी? इनको देशमुख कहा जाता है। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी इनको सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो उससे उन्होंने एक बहुत ही स्टेबल किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। Groups of highly mobile peasant pastoralists कुंडीज प्रोवाइड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। इसके अलावा मराठा आर्मी को कौन कौन और बैकबोन या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था? ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पेजेंट पेस्टोरलिस्ट कुनबीज, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े बड़े पेजेंट्स पेस्टोरलिस्ट जिनको हम कुनबीज कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी इस मराठास को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया था। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो हमारे इंडिया के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पेनिनसुला कहलाता है। तो बेसिकली शिवाजी ने इन सारे फोर्सेस को यूज़ किया टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला। आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज wielded by family of चित्पवन ब्रह्मास who served his successor as पेशवा। तो जब शिवाजी की डेथ हो गई, ठीक है, मतलब 1680 में बेसिकली इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हो गई तो इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज विल्डेड बाय ए फैमिली ऑफ चित्पवन ब्रह्मास हु सर्व शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। तो इनके बाद कौन आया जो बहुत ज़्यादा फिर मराठा स्टेट में जो भी पावरफुल थे, जो कि चित्पवन ब्राह्मण्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने एज अ सक्सेसर इस्टेब्लिश किया और पेशवा के नाम से जाना जाता था, पेशवा या फिर प्रिंसिपल मिनिस्टर। ठीक है, पूना बिकम द अब क्या था कि पूना जो थी मराठा किंगडम की कैपिटल बना दी गई थी। ठीक है, इनके डेथ के बाद, शिवाजी के डेथ के बाद। और अब इनको लीड कौन कर रहा था? पेशवा या फिर प्रिंसिपल मास्टर। ठीक है, और अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि पेशवा ऑलरेडी बहुत ही, मतलब क्या होता था कि अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड थे। तो पेशवा जो उस टाइम रूल करता था उसको बहुत बड़ा रीजन मिला हुआ था रूल करने के लिए, तो ये पहले से ही पावरफुल था। तो इसलिए हम बोला गया ना कि जो मोस्ट पावरफुल था उसको शिवाजी के डेथ के बाद उसका सक्सेसर बनाया गया। देन अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पेशवा का रूल आया तो बहुत सारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिलिट्रीली या फिर मिलिट्री के पर्पज से हम देखेंगे वॉर हो, मतलब सॉरी वेपन्स वगैरह और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये डेवलप किया। ठीक है, देयर सक्सेस ले इन बाई पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल, बाई रेडिंग सिटीज एंड बाई इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर दे सप्लाई लाइन्स एंड री इन्फोर्समेंट कुड बी ईजिली डिस्टर्ब। तो बेसिकली इस टाइम इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि इन्होंने जो भी इनका एरिया था मुगल्स का उसको थोड़ा बाईपास कर लिया था इन्होंने। ठीक है, सिटीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था बहुत सारी। इसके बाद बहुत बार ये मुगल आर्मीज़ के साथ लड़े भी थे। ठीक है, जहाँ पे इनका जो भी मतलब उन्होंने काफ़ी हद तक मुगल्स के साथ लड़ा था और उनके काफ़ी सारा चीज़ डिस्टर्ब की थी इन्होंने। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी हो चुकी थी अब तक कि वो मुगल्स को टक्कर दे सके। Then between 1720 and 1761 the Maratha Empire expanded। ठीक है, तो हम जैसे पता है कि अभी धीरे धीरे एक्सपैंड ही हो रहा था। तो 1720 से 1761 का ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसका एरिया या फिर इसका पावर, मिलिट्रली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, किसी भी तरीके से हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रहा था। इट ग्रेजुअली शिफ्ट अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 17th सेंचुरी। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे वो बढ़ रहा था, जबकि मालवा और गुजरात जो था उस टाइम मुगल्स के कंट्रोल में था, वो उसको भी इन्होंने सीज कर लिया था। बाय द 1720s तक इन्होंने इसको अपने हाथ में ले लिया था मराठास ने। बाय द 1730s द मराठा किंग वॉज रिकोगनाइज एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन प्लेटू। और 1730 तक आते आते जो मराठा का किंग था, ठीक है, पेशवा,
वो पूरा ऐसा मतलब पूरा एक ओवरलॉर्ड मतलब पूरा हम कह सकते हैं एक पूरा राजा बन चुका था डेक्कन पेनिनसुला, मतलब पूरा जो साउथ वाला पार्ट था वो पूरा मराठास के हाथ में आ चुका था 1730 तक आते आते। ही पोजेस द राइट टू लेवाई चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मतलब उन्होंने राइट टू लेवाई चौथ एंड सरदेश मुखी, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अभी ये है क्या, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो ये दोनों राइट उन्होंने दिए पूरे इंटायर रीजन में। कौन से इंटायर रीजन में, डेक्कन पेनिनसुला में। अब ये यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये चौथ है क्या। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स इन द डेक्कन, दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठास। तो बेसिकली जो उस वक्त जमींदार से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जो कि 25% था, अब वो सारा रेवेन्यू मराठास कलेक्ट करते थे। तो ये चीज़ उनको राइट मिल चुका था, ठीक है, इस चीज़ का राइट मिल चुका था। उसके बाद सरदेश मुखी क्या था, सरदेश मुखी से की था 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टेड इन द डेक्कन। इतना तो ये था। इसके अलावा ये एक और रूल था सरदेश मुखी, इसमें क्या था कि 9 से 10% का जो भी लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो वहाँ के हेड को दिया जाता था, जहाँ मतलब डेक्कन के हेड को दिया जाता था, ठीक है। तो वो भी अब मराठास के हाथ में आने लगा। After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly. उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली, उसके बाद 1937 में उन्होंने दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद जो मराठा का डोमिनेशन था, जो उनकी पावर थी या फिर जो उनका रुतबा था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने लगा। कैसे, इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ, कैसे राजस्थान तक पहुंचा, उसके बाद पंजाब के नॉर्थ तक, उसके बाद बंगाल उड़ीसा इन द ईस्ट, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा ईस्ट में, फिर कर्नाटका, तमिल, तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। तो ये सब चीज़ें मतलब पूरा उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी मराठास ने, किससे, मुगल से। These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. तो बेसिकली एक हम मतलब ये यहाँ पे ये बोला गया है कि वो सब चीज़ें फॉर्मली एक फॉर्मल तरीके से नहीं इंक्लूड हो पाई थी अभी तक मराठा के एम्पायर में, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ का रेवेन्यू वगैरह हुआ करता था वो सब मराठास को ही मिलता था। कि मतलब कि हाँ ठीक है, हम आपकी सॉवरेनिटी, मतलब ये सब आगे स्टेट मान चुके थे कि ठीक है मराठास का ही रूल है, और वो जितना भी रेवेन्यू था तो वो उन्हें, यहाँ पे आप फॉर्मली क्यों नहीं, क्योंकि मैं एज पर माई व्यू यहाँ पे अभी मतलब इनका कोई गवर्नर या फिर इनका कोई राजा नहीं बैठ रहा था इन सब जगह, लेकिन पूरा इनको रेवेन्यू पूरा मराठास को ही मिल रहा था एज अ ट्रिब्यूट, ठीक है, कि हम आपकी, हाँ ठीक है, आप रूल करोगे और आप सॉवरेन हो, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सपेंशन ब्रॉट एनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट कैम एट अ प्राइस। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये ठीक है, ये तो हुआ, ये जो एक्सपेंशन आया, मतलब जो इतना बढ़ा हुआ, इतना जो ऑक्यूपाई किया ये लोग रीजन्स, ये सब ठीक है बहुत। इस अब क्योंकि कोई चीज़ ऑक्यूपाई होगी तो वहाँ का जो भी रिसोर्सेज है, जैसे कि अब कोई नदी है उसका पानी, कोई मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर वहाँ का एनवायरमेंटली कंडीशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसी है वहाँ पे, वहाँ का लैंड कैसा है, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी ऑफ कोर्स, ठीक है। कल्चरल जो भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो मिले, सब कुछ ही मिलेगा जब कोई एरिया ऑक्यूपाई होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए, came at a price। तो वो क्या था, these military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas। as a result they were not inclined to support the Marathas during the third battle of Panipat। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो ऐसा ऐसा भी था कि कुछ रूलर्स बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे इसके एक्सपेंशन से, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि कोई भी, अब जब मराठास का वॉर हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, तो कोई भी मतलब ये जो नहीं पसंद कर रहे थे या फिर जिसको प्रॉब्लम थी या फिर जिस रीजन में ये अपना हक जमा ले रहे थे, वहाँ के जरूरत से उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये कब हुआ, 1761 में हुआ। तो जब ये हुआ तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, सो हाँ, नेक्स्ट। Alongside English military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well। ठीक है, तो ये इसके मिलिट्री कैंपेन्स तो हो ही रहा था जो हमने पहले भी देखा। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि हाँ भाई, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, पहले गवर्नर है, फिर नीचे वो है, फिर ये टैक्स कलेक्ट करेगा पेजेंट से, फिर पेजेंट्स इसको देंगे। ऐसे मतलब वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वहाँ का, ठीक है। कोई बीच में ऐसा आने वाला नहीं, बहुत सिस्टमेटिकली हर चीज़ हो रही थी, लोगों की प्रॉब्लम सुनी जा रही थी, ऐसी वाली चीज़ें।
Once conquest has been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local condition into account. तो जब एक बार जो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथों में ले ली, मतलब जो भी उनको एरिया लेना था वो सब ले लिया, और मराठा का रूल जो है वो सिक्योर हो गया कि भाई हाँ, अब मराठास रूल कर रहे हैं, ठीक है। तब रेवेन्यू डिमांड्स फॉर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट। तो जो भी रेवेन्यू की डिमांड्स थी, मतलब अब कहाँ से हमको रेवेन्यू लेना है, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे लगानी शुरू कर दी गई कि हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अब ध्यान में लेने लग गए ये लोग, ठीक है, क्योंकि अब पूरा इस्टेब्लिश हो चुका था, अब इनको कुछ नहीं करना था, इनको जो लड़ाई वड़ाई लड़नी थी ये लोग लड़ चुके हैं। एग्रीकल्चर फॉर इनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव। तो इस अब इनको टैक्स चाहिए था, तो ये इन्होंने एग्रीकल्चर पे ऑफ कोर्स फोकस किया। तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया और ट्रेड को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि ट्रेड होगा, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जिससे क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, टैक्सेस बहुत मिलते हैं। तो दिस अलाउड मराठास चीफ सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गेकवांड ऑफ मरोदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। तो इससे क्या हुआ, अब जो भी मराठास के चीफ थे जिनको हम सरदार कहते हैं, जैसे कि सिंधिया थे ग्वालियर में, ठीक है, गायकवाड़ थे बड़ौदा में, भोसले थे नागपुर में, तो उन्होंने अब पावरफुल आर्मी जनरेट करना शुरू कर दी, ठीक है, इस वजह से। क्योंकि अब क्या था, अब टैक्स चाहिए था, तो इसके लिए आर्मीज भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब, तो जो भी मराठा चीफ्स है सरदार, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, जैसे सिंधिया ग्वालियर में जाना जाता है, जो मैं पहले ही बताया, तो ये लोग पावरफुल आर्मीज बनाना शुरू कर दिए। मराठा कंपेन्स इनटू मालवा इन द 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। जो भी मराठास कंपेन्स हुआ था मालवा में, ठीक है, जो भी मालवा में हो रहा था 1720s के टाइम में, ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं डाली, जो भी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हो रही थी सिटीज़ में, तो वो चीज़ अलग हो रही थी और ये ग्रोथ अपना चलता जा रहा था। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास प्लेटफॉर्म्स एंड इंडोर अंडर होलकर्स। तो मतलब अब बोला जा रहा है कि उज्जैन जो एरिया था, सिंधियास कहाँ पे थे, ग्वालियर में, तो उस वक्त उज्जैन भी काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, वहाँ का रीजन भी बढ़ गया, बहुत ही एक्सपैंड हुआ, ठीक है, सिंधियास के रूल में। और वैसे ही इंदौर भी अंडर होलकर्स के रूल में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। बाई ऑल अकाउंट दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्परस एंड फंक्शनड एज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। तो ये सब अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई थी और इनमें बहुत सारा एक्सपेंशन हो रहा था, अब कमर्शियली कल्चरली ये हर तरह से अब सब डेवलप हो रही थी। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल पाई था। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड रूट्स, व्यापार के रास्ते बहुत सारे निकाले गए, बहुत सारे निकल के आए मराठास के कंट्रोल में। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पूना, द मराठा कैपिटल, ठीक है। तो जो सिल्क प्रोड्यूस हुआ करता था चंदेरी में, अब वो उसका उसका जो प्रोडक्शन है वो पूना तक पहुंचा, या फिर उसको वो पूना तक जाना जाने लगा, वहाँ के लोग वहाँ पे ट्रेड होने लगा। पूना क्या थी, मराठा की कैपिटल थी, ठीक है। तो मतलब ये बताया कि कैसे ट्रेड बढ़ रहा था। उसके अलावा बुरहानपुर विच हैड अर्लियर participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east। तो जो बुरहानपुर था, जो कि पहले ही पार्टिसिपेट कर चुका था ट्रेड में, किसके किसके बीच, आगरा और सूरत के बीच में, अब वो भी कहाँ तक फैल गया था, पूना एंड नागपुर तक साउथ में, और लखनऊ एंड इलाहाबाद तक ईस्ट में। तो इस तरह ये पूरा इंडिया एक तरीके से इनके कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा था, और ट्रेडिंग जो है हो रही थी, इस ट्रेडिंग के साथ साथ जिससे इनको रेवेन्यूज वगैरह भी हो रहा था। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टिल हियर। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द जाट्स एंड देन आई गेस we will okay, this the next video will be the last video. Okay, thank you so much.